चले बेटा, पिछली क्लास में हमने एक्साइटेशंस की बात की थी, आयोनाइजेशंस की बात की थी, एनर्जी कंसंट्रेशंस की थी, है ना। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट you write the heading beta, ionization and excitation. अगर तो याद आ सोचेगा, हमारे पास अगर एटम है और इसमें कुछ शेल्स बनी हुई है और आपने देखा बेटा कि किसी भी nth लेवल की बात करें तो एनर्जी इन द nth लेवल शासम बराबर शाबाश माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखा था ना। फिर हाइड्रोजन की बात की तो z का वैल्यू 1 आएगा माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर, ऐसा ही तो होगा। और फिर हमने बोला कि ऐसी एनर्जी है, सो एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बांधा गया है विद द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर शेल, ऐसा ही बोला। और कहा कि अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालना तो देनी पड़ेगी एक एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू हमने बेटा देखा, इट विल बी द सेम बट प्लस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नाउ बाइंडिंग एनर्जी जो है ये आप सप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो है बेटा कंप्लीटली क्या जा रहा है, बाहर। बात समझ रहा है? तो ये चीज जो है इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, शाबाश, आयोनाइजेशन। कैसे जबान? तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात जब करते हैं बेटा, इट इज सिंपली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। आप केमिस्ट्री में बोलते हैं इन द एक्साइटेड स्टेट, अगर आपको याद हो, इन द गैसो स्टेट पढ़ा होगा ना आपने। तो ये सी आयोनाइजेशन एनर्जी से समझो, ये दरअसल कौस बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, ये तो एनर्जी है, लेकिन आपने क्या शायद अपन क्लास 12th में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, और अगर आपको याद होगा आपने बोला एनर्जी के लिए, वर्क के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए। तो आपने बोला वर्क डन बराबर चार्ज इनटू वोल्टेज। तो वर्क जो है बेटा वो तो इसमें एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? लेकिन बेटा अगर इस आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट negative potential. Now this potential is called as ionization potential. क्या है जबान? Ionization potential. Now this potential is the potential which is required, potential difference. जिस potential difference की बदौलत से आपका इलेक्ट्रॉन इतनी एक्सेलरेशन ले पाएगा कि वो कंप्लीटली नॉक ऑफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सो दो चीजें आ गए, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। One keeps got an ionization potential till found यार, ये just simply सो एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही तो नॉक ऑफ कर रहे हो। That will be what? Ionization potential. Clear shakil? And you will be expressing this in volts. कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, जो आपको एनर्जी होगी आप उसको डिवाइड किससे करें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो करोगे ना, वो वहां से वोल्ट्स में आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर आयोनाइजेशन वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है? और क्लियर है? सो ये बात याद रखोगे, अगर आपको यहां से या यहां से कंप्लीटली लिमिट बाहर ना निकाल देना, इंफिनिटी लेना, यहां से इंफिनिटी तक लेना, तो यहां पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, यहां पर भी आयोनाइजेशन, बट दिस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, दिस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यू नो फर्स्ट एक्साइट हो चुका है। बात समझ रहा है? ये क्या है, अगर ये बड़ा नॉक ऑफ कर, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ रहा है कि दिस इज एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाहर, एक्साइटेशन में आपकी ट्रांजिशंस होती है फ्रॉम लोअर शेल्स टू हायर शेल्स, एक्साइट। मगर आयोनाइज का मतलब कंप्लीटली नॉक ऑफ होना, ठीक है? तो नॉक ऑफ होने के लिए बेटा एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड वो एनर्जी पाने के लिए आपको कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ionization potential. And in short, if you want to calculate that, what you have to do, ionization potential जो होता है बेटा, वो आपकी ionization energy per unit charge होता है,
और आंसर किसमें आएगा? बात समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा समझ गए कि नहीं? ठीक है ना? एंड बच्चों एक्साइटेशन, ना एक्साइटेशन की बात करेंगे तो बेटा समझने की कोशिश करो। एक्साइटेशन का मतलब है फ्रॉम शेल नंबर n1 टू शेल नंबर n2, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी होगी प्लस एनर्जी। सो ऐसे एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? ऐसे एक्साइटेशन स्वतः बराबर शाबाश, हाँ हाँ वो किसके बराबर होगी? देखो जरा मेरी बात समझो। अगर पहले शेल की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें फॉर हाइड्रोजन, अगर Z में 1 लूं तो आएगा बेटा -13.6, Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो इट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो ये अगर कार्बन छु तो छु +13.6, अगर ये छु कार्बन ये तो छु डिवाइड करूंगा 4 से, सो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये क्या है कार्बन, कार्बन नहीं कार्बन, तो छु बकर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 9 से अब डिवाइड होगा कि नहीं? सो दिस इज E0, दिस विल बी E0 by 4, दिस विल बी E0 by 9, बिकॉज यही ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे आप बताओ, आपको यहां से निकालना था, आपको इतना देना पड़ा प्लस, यहां से निकालना था इतना देना पड़ा प्लस, यहां से निकालना था इतना ही देना है लेकिन प्लस, तो हो गया वो बाइंडिंग एनर्जी, हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, उससे तो कंप्लीटली बाहर है। उस एनर्जी के लिए आपको जो वोल्टेज चाहिए उसको क्या बोला आपने? आयनाइजेशन वोल्टेज, ठीक है। लेकिन बेटा जब मैं आप एक्साइट करने की कोशिश करूं करना तेल ये पे योकुन शिफ्ट गो, ये पे योर नेन खतर छ में एमसज एनर्जी व्हिच गॉट समझ -13.6, फिर ये -3 ज्यादा कौन है ना? माइनस के एतबार से अगर देखा जाए तो यही ज्यादा है कि? तो मुझे बताओ ये तो फाइनल ज्यादा हो गया, इनिशियल कम हो, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज नहीं आएगा यहाँ पे कुछ जो ना इसको देना पड़ेगा। जब तो इसको -13.6 दे रहा था, ये कंप्लीटली नेबर ही नहीं आ रहा। अगर मैं इसे -13.6 दिख गया, तो देखिए मिस +10.2, दिस 10.2 तरह कुछ इसका +10.2 करने से -3.4 बन जाएगा। ये बात नहीं होता, ये बाहर नहीं निकलेगा ना। सो जो एनर्जी तूने दी होगी दैट विल बी एक्साइटेशन एनर्जी। क्या है? तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? शाबाश, फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल। तो फाइनल था -3.4 माइनस -13.6, जरा देखो कितना आएगा? -3.4 प्लस 13.6 कितना आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर इट्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देखिए ये कितना देगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस दिस इज ना तेल नेवर क्या तेल रोजी विदिन द एटम ही मगर शेल कर पानु चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर तू इसको इतना देगा, देखो अगर तू इसको ये देगा फाइनल से 1.51 माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? जरा बताओ इस वक्त कितना आएगा? -1.51 प्लस 13.6, वो तो शुमानी 12.5 हो गया, 1 आएगा, और ये हाँ 12.1 कुछ ऐसे आएगा, हाँ 5 से हाँ वही आएगा। तो अगर तू इसको दे रहा है कितनी, इसको दे रहा है तू कितना? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.61 जो था 13.6 से कंप्लीटली बाहर, तूने कितना दिया? 12.1, वो किधर पहुंचेगा? थर्ड शेल। फिर इसी तरह सो रिमेंबर नाउ की पुरुषमंत्र, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द ग्राउंड लेवल। दिस इज द first excitation energy of the, this is the second excitation energy of the ground level। और फिर होता ना, लेकिन जरा मुझे बता, अगर ये देखना हो यहां से सेकंड से लेकर थर्ड जाना है, कहां जाना है? सेकंड से लेकर, कैसे करूं? E3 माइनस E1 वो करना है कि नहीं? तो वो कितना आएगा जरा बता, शाबाश, -1.51 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन, और ये आएगा 3.4 सुना इधर -1.51। अरे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेगा? इनिशियल अच्छा 2 -3.4, अच्छा ठीक, क्योंकि यहां से मैं जंप कर रहा हूं 2 से लेकर 3 की तरफ। तो बताओ यार क्या आएगा इस वक्त? -1.51 प्लस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना? देखो ये क्या 1.89, इसका मतलब समझो कहां से कहां जा रहा है? सेकंड से थर्ड। दिस इज द
फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या ऑफ द सेकंड ग्राउंड स्टेट। और बात समझ रहे हैं? या फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। और बात समझ रहे हैं? लेवल को ना फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, बात समझ रहे हैं? वहां से फिर फर्स्ट एक्साइटेशन, क्योंकि इसके एतबार से ये फर्स्ट है, बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर तू ये टोटल दे रहा है, कितना मैंने कहा था अभी 12.1, दिल चाहिए सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मगर ऑफ द ग्राउंड लेवल। तो मैं कुछ डायग्राम यहां दिखाऊंगा कैसे कैसे सुनने क्लियर। अच्छा पहले, उससे पहले ये क्या गए एनर्जीज, एक्साइटेशन है, अगर बच्चा बनना एक्साइटेशन पोटेंशियल, बस वही नए से वही करेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी को डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, आपको जो आंसर आएगा वो उसको किस में एक्सप्रेस करोगे, वोल्ट्स। यानी कि शॉर्टेस्ट असली डिवाइड दिखा उनकी, इट इज सिंपली द एक्साइटेशन एनर्जी एक्सप्रेशन वोल्ट्स। वो तो एनर्जी था, वो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, इट इज एक्चुअली द आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्रेशन वोल्ट्स। वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस पता ही तो है। और बात समझ रहे? सो एक्साइटेशन एनर्जी हो, एक्साइटेशन पोटेंशियल हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, आयनाइजेशन, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही रहेगा मगर यूनिट चेंज हो जा रहे हैं। क्या क्लियर है कि? चल चला मैं वही नहीं देख, मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, मुझे बताओ क्या नाम, बताओ क्या आएगा। जरा चलो बताओ, नाम बताओ किसका क्या है। पहले का क्या नाम दोगे? हो क्या रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है। सो नाम क्या होगा इस एनर्जी का? डेल्टा ई को क्या बोला जाएगा? हाँ E2 माइनस ऐसा ही कितना नाउ क्या है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट शुरू from the ground level. ये वन को first excitation, शाबाश, from ground level, क्लियर? अच्छा जरा इसको क्या नाम दो? 2 से जा रहा है 4, एक्साइटेशन है ना, मगर 2 से पहले 3 आता है ना, फिर 4 आता है, तो ये 2 एक्साइटेशन हो गई, तो हो गई सेकेंड एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइट ऑफ कौन सी लेवल? फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। फर्स्ट 2 क्या है? बस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड लेवल। या क्लियर छा? अगर ये चीज समझ आ रही है तब न्यूमेरिकल समझ आएगा। न्यूमेरिकल बोलता है फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड, अच्छा सेकंड एक्साइटेड लगता है सेकंड स्टेट है, लेकिन ऐसा नहीं, वो थर्ड स्टेट होता है। क्लियर? चलो बताओ इधर, इसे सिंपली आयनाइजेशन, इंफिनिटी जा रहा है ना, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड पक्ष। चला 1 2 से 3, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड कहां है? क्योंकि सेकंड से 3 ही तरफ जा रहा है ना, फर्स्ट एक्साइटेड ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एग्जैक्ट। तो ना समझ? चलो बताओ, दिस इज
second excitation exactly of clear cha tala bhai yaad ke bina this ionization energy of first second excited state है शाबाश थोड़ा समझ तला ये क्या हाँ second excitation energy of first excited state ओ क्लियर है करना है सारी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी क्लियर हो गई ये बात बिल्कुल डाउट है कुछ मानो क्या होगा तो ये होंगे एक्साइटेशंस क्या गए अभी स्पेक्ट्रम्स पढ़ने थे लेकिन मैं स्पेक्ट्रम इकट्ठे ही असल में पढ़ना था एब्जॉर्प्शन क्योंकि एक्साइटेशन के लिए कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो स्पेक्ट्रम में कहा था टच में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मगर चूंकि अभी हमने वर्ड पर डी एक्साइटेशन बात पर स्पेक्ट्रम टेम्पर चलिए डायरेक्ट टाइमिंग देख लो यार सवा which was you know one coalesced atom element you call as excite नीचे वाली स्टेट से बेटा हमने इसको ऊपर वाली स्टेट्स में ले लिया हमने इसको एक्साइट किया हमने इसको आयोनाइज किया लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा आयोनाइज्ड या एक्साइटेड फॉर्म में नहीं रह पाएगा इसके लिए खर्चा लगता है और खर्चा जब है ही नहीं तो ऑब्वियसली फिर वो घर ही आ जाता है ठीक है तो व्हाट हैपेंस बेटा फ्रॉम द हायर लेवल्स वी सी दैट डी एक्साइटेशंस टेक प्लेस एंड योर एटम जो है इट बिकम्स काइंड ऑफ स्टेबल जिसकी वजह से क्या होता है अगर ये न्यूक्लियस नेबरिंग एनर्जी लेवल से जंप हो जाती है ऊपर से नीचे वापस आ जाते हैं चाहे सेकंड से फर्स्ट चाहे कहां से हमने देखा रूम टेम्परेचर की अगर बात की जाए रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की बात अगर करी जाए NZ = 1 है चल हमेशा आसान सो रही क्या नॉर्मल लेकिन अगर टेम्परेचर कमरे का बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा तिमन से कसा बड़ा एक्साइटेशन और फिर जब वो टेम्परेचर उधर इधर गड़बड़ हो गया तो इशू का संख्या डी एक्साइट और डी एक्साइटेशंस की वजह से ये इट गिव्स आउट व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी दे देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है एंड द स्पेक्ट्रम दैट वी आर ऑब्टेनिंग इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब वो है क्या वो बाद में देखा जाएगा गॉड विच होस एनर्जी कुछ क्या नहीं ठीक है दरअसल बेटा से फॉर एग्जांपल जंप हो गया N1 से लेकर N2 तक ठीक मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था किसी शेल पे अब वहां पर नहीं रहा अब डी एक्साइट हो रहा है नीचे आ गया वापस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टुवर्ड्स शेल नंबर क्या N तेजस्वी का था देयर विल बी सम चेंज इन एनर्जी द चेंज इन एनर्जी बेटा शाबाश कितना होगा हाँ चेंज ये दे रहा है मैं पहली कर कह रहा हूं दे रहा है तो ज्यादा कौन सा है इनिशियल EI माइनस EF पहले समझो मैं पहले ही बोल रहा हूं रेडिएशन विच इट इज गिविंग आउट अगर मैं कहूंगा चेंज हुआ कितना फिर आंसर नेगेटिव आता अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल लूंगा आएगा कि नहीं क्योंकि अभी आपने देखा जितना बाहर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है तो ज्यादा इधर ही है ना इधर पे क्या है तो फाइनल हम अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना मगर इनिशियल माइनस फाइनल तब से क्या ही पॉजिटिव आंसर क्योंकि मगर मिशपा था सुजू given out clear cha so these are the radiations given out radiations clear cha कितना है वो इनिशियल एनर्जी माइनस ओके तो हमने परसों पढ़ा वैल्यू एनर्जी के लिए जरा बताओ क्या था एनर्जी का वैल्यू जनरल एक्सप्रेशन एनर्जी हाँ वो नहीं पूरा एनर्जी इन द nth लेवल कितना आया था वो तो -13.6 वाला नहीं पूरा वैल्यू बताओ क्या था हाँ टोटल एनर्जी किसके बराबर है गामा भी नहीं कन्वर्ट करके बताओ चलो वही बता दो फिर कन्वर्ट करेंगे हाँ इट वाज गामा z² डिवाइडेड बाय ट्वाइस r मगर माइनस यू हैव सर
और यही था ना, तो बताओ माइनस गामा के बदले वापस यहाँ पर एक्सप्रेशन लगेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस का भी हमें पढ़ा है ऑलरेडी, वो भी एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ, आएगा माइनस क्या जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा के बदले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 बन के 8 बन जाएगा, रेडियस ऑफ एन शेल क्या पर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर्ड एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम पाई जी स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर और ये 4, तो ये आपकी एनर्जी का असली वैल्यू सुना, लगाते हैं एनर्जी का वैल्यू इनिशियल खतर को ना जिगर ये माइनस एम पाई जी स्क्वायर ई रेज़ पर 4 अपॉन आज मैं कैसे कैंसिलेशन इसके, हाँ पाई और पाई कट जाता और बस इतना ही होगा, पाई शून्य लिखने की जरूरत क्या, एम जी स्क्वायर ई रेज़ पर 4, हाँ डिवाइड बाय क्या 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर्ड एच स्क्वायर्ड, और ये आएगा बेटा इनिशियल है तो 1 लिखेंगे n1 का स्क्वायर जहां पर वो था, माइनस बेगस ना ये हो माइनस m शाबाश जी स्क्वायर ई रेज़ पर डिवाइडेड बाय हाँ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h मगर n2 का स्क्वायर, ठीक है, सो बेटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस m जी स्क्वायर ई रेज़ पर 4, ठीक, और यहां पर बेटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर सारा क्या निकलेगा कॉमन, अंदर रहेगा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस कुछ ना माइनस कोड लूं 1 बाय n2 स्क्वायर, ये आएगा ना, सो अगर माइनस एडजस्ट भी कर ले हम तो आएगा m z स्क्वायर ई रेज़ पर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, फिर क्या ये 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, ठीक, यही आएगा, सो दिस इज द चेंज इन एनर्जी, मगर एनर्जी का था पर इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड उसकी एनर्जी होती है h न्यू, तो लिखा हुआ है h इनटू न्यू के बदले में लिखूं c बाय लैम्डा, लिख सकता हूं, तो बेटा यहां पर फ्रीक्वेंसी के बदले में c बाय लैम्डा लिखूं, तो यहां पर बेटा वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू ये एच सी बचना कौन एच सी है, एच सी इकाते बराबर कॉमन एम जेड स्क्वायर ई रेज़ पर डिवाइडेड बाय हाँ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर के बदले एच क्यूब बन जाएगा और ये सी आएगा, और बेटा यहाँ पर 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, यही आएगा ना, ओके, सो इट विल बी लाइक यहाँ पर देखो ये z स्क्वायर अगर वो अलग कर क्योंकि इट विल वेरी फ्रॉम वन एटम टू अनदर, m e रेज़ पर 4 से कांस्टेंट 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब दिस each है सॉरी कांस्टेंट, सो बेटा ये सारा कांस्टेंट है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर m e रेज़ पर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1 बाय लैम्डा इनटू 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा z स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, अब ये तो यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, अब दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय r एंड इज कॉल्ड एज द Rydberg's कांस्टेंट, कैसे बना, एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर, देन दिस इज 1 बाय लैम्डा, नाउ सी r जो है r इसका वैल्यू 1.097 into 10 raised per 7 मीटर रेज़ पर -1, ठीक, क्योंकि इसके यहाँ से तो सारा कांस्टेंट ही है, तो ये 1 बाय लैम्डा की यूनिट्स होंगे, इट इज मीटर इनवर्स, ठीक है, गॉड निष्का दयन का 1 बाय लैम्डा बेटा इट इज कॉल्ड एज वेव नंबर, कैसे दबा you got number of wavelengths in a particular length, ठीक, wave number of radiations, it is represented by lambda bar, and अब lambda bar आएगा किसके बराबर, Rydberg's constant 1 by n2 square minus 1 by n1 square z square, this is the general expression beta for d excitations, wave number कितने नंबर ऑफ waves आ गए आपको, it is r
1 by n2 स्क्वायर माइनस, अब आपको ये देखो, आप किताबें हो सकता है किसी ने लिखा है 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, हो सकता है, मगर दैट डिपेंड्स कि आपने 1 और 2 क्या रखा है। क्या क्लियर था? आपने यहां पर स्टार्ट किया n1 बाहर वाले शेल्स किया ना, और अंदर वाले को क्या माना n2, वहां का शेल नंबर जो है बेटा वो आपने हाई लिया, ठीक है, विश्व पानस्ता। अच्छा, ये तो जाके जनरल एक्सप्रेशन, लेकिन बेटा व्हेन यू यूज दिस एक्सप्रेशन एंड व्हेन वी चेक द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हमें वेवलेंथ रियलिटी के साथ मैच नहीं हो रहे। क्यों? उसकी वजह थी, दरअसल बेटा जब हमने एक्साइटेशंस की बात की या डी एक्साइटेशंस की बात की, गवर्नमेंट माना दैट आपका न्यूक्लियस जो है वो रेस्ट पे, क्या है, लेकिन रियलिटी में न्यूक्लियस इज नॉट एट रेस्ट, इट इज नॉट स्टेशनरी, जिसकी वजह से बेटा देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम W.V. Houston. In 1927 beta he found that the value of Rydberg's constant for hydrogen for it is 1.097, while as the Rydberg's constant for helium positive it is 1.09722, 10 raised power minus 7, 10 raised power minus 7 meter inverse, ठीक है। यानी कि the value of the Rydberg's constant varies from atom to atom, it is not constant, उसकी वजह ये थी कि करेक्शंस करनी पड़ेगी, एंड देयरफॉर बेटा जो ये एक्सप्रेशन हमने Rydberg's constant की ली है m e raised power 4 8 epsilon naught square h square c h cube c, this is not the real value of r. R का वैल्यू, R is a constant but for a particular atom, R का वैल्यू बेटा चेंज होता है from one atom to other atom, या क्लियर चार्ट कितना। सो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि R ऑफ वैल्यू छू गया रैंडमनेस, तो इसलिए अगर वो करेक्शंस हम सही करें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से उसने देखा कि R का वैल्यू सच में एक एटम से दूसरे एटम तक चेंज हो रहा है, लेकिन एक एटम से दूसरे एटम तक अगर कोई चीज चेंज हो रही है, that was the mass of the nucleus, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही, इलेक्ट्रॉन्स में पे फर्क। लोगों ने तो एक्सप्रेशन छा होता है क्लाविशो Rydberg's constant कैसे एक्सप्रेशन, हाँ इसमें है ना मास e raised power 4 डिवाइड बाय 8, हाँ एप्सिलॉन स्क्वायर h क्यूब c। लोगों ने कि you see m, ये किसका मास है जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन का है ना, अभी तो इलेक्ट्रॉन का ही है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है, हमने इसी से इस्तेमाल किया ना। इसने बोला दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक मास अगर हर जगह पर है तो ये तो सेम ही होता है Rydberg's को, क्योंकि और कोई चीज वैरी कर सकती है, तो वो रियलिटी में आपका ये एक्सप्रेशन जो है गलत, आपको m नहीं लेना है, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो यू डोंट हैव टू टेक दैट, यू हैव टू एक्चुअल रिजल्ट में आपका r करेक्टेड जो दैट इज mu टाइम्स e raised power 4 डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square h cube c, where this mu is the reduced mass. कौन सा मास? आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा reduced mass, दो बॉडीज का मास reduced होता है। इसने क्या किया, इसने दरअसल reduced mass लिया of the nucleus and the electron, क्या किस किस का लिया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बेटा इसने लिया, एंड ही सेज दैट म्यू जो है इट इज दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, यू शुड हैव फॉर्मूला। अगर से इलेक्ट्रॉनिक या ये मास ऑफ न्यूक्लियस जगह में कॉमन करा तो तेल क्या बनेगा, सोल्यूशन क्या बनेगा, तो मैंने me डिवाइडेड बाय, जब वो यहां आएगा वो मैं नीचे उतार सकता हूं, तो ये बनेगा इक्वल me by mn प्लस 1, ये बनेगा। सो Rydberg's म्यू के म्यू ये है म्यू, अब जब तू म्यू का वैल्यू यहां पर देगा आती ना बे हेल्केन me, तो ये तो बन जाएगा वापस Rydberg, लेकिन Rydberg को किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस me by mn, बात समझ रहे? तो न्यूक्लियस का वजन तो हर किसी एटम में डिफरेंट है, r का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर बेटा r का वैल्यू जो है, r का वैल्यू इट इज नॉट ओनली me, it is actually r dash, the corrected value, it is actually the r, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो म्यू के बदले क्या लिखोगे, ये सब जब लिखोगे तो ऊपर आएगा me,
तो me e raised power 4 वो तो बनेगा ये, उसके बदले r ही लिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में आएगी नहीं ये वाली चीज एक्स्ट्रा प्लस, हाँ 1 प्लस me by mn वो तुम्हें पान है ये न्यूक्लियस वजन का चेंज और तो कैसा चेंज। अच्छा ठीक, दैट वाज द रीजन इसको यहाँ पर एक दो वैल्यूज आ गए। So r is not constant because we have considered nucleus to be at rest or stationary. So nucleus is not at rest, and therefore we have to take into account the mass of the nucleus, and therefore Rydberg's constant changes its value. And remember, ये वो value शून्य। तो as questions में with corrected value of r, तेल चु सुई लगाओ। अगर मैं सुबह ना चु nucleus को वजन कीन, तेल चु just simply Rydberg's constant लगाऊं जो आपको already पता या क्लियर छा कि ना, बस ये दिमाग ठीक है, कर लो पहले और फिर इसके बाद देखते हैं। हाँ अच्छा चलो आई स्टॉप योर कल स्पेक्ट्रम।